तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं एक बार फिर आपको पुराने ज़माने की दुबई में लेके चलूँगा, जहाँ पे उस ज़माने में दाऊद इब्राहिम का ऑफिस हुआ करता था। मैंने कुछ किस्से दुबई के दाऊद के साथ अपनी मुलाकातों के सुनाए। बहुत लोगों की फिर फरमाइश आ रही थी कि कुछ अ, उस दौर के अंडरवर्ल्ड की एक्टिविटीज़ जो दुबई से चलती थी, ख़ास तौर पे दाऊद इब्राहिम के रहने सहने का ढंग, उसका दफ्तर, उसका ऑफिस, उसका घर, वो किस किस्म का था, ये बहुत से लोग जानना चाहते थे। और मैं जितनी मेरे पास अपनी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, मैं खाली सिर्फ उसकी बात करूँगा। सुनी सुनाई बातें ना इधर उधर की, कहीं से पढ़ पढ़ा के बात करने की मुझे आदत नहीं, आपको मालूम है सबको। आज मैं थोड़ा सा आपको किस्सा सुनाऊंगा वाइट हाउस का। वो घर जहाँ पे दाऊद इब्राहिम रहता था और उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके ख़ास यार दोस्त जो थे, उनको बहुत कम लोगों को वाइट हाउस में जाने का मौका मिला है। वाइट हाउस को भी एक तरीके से आप दो हिस्सों में मान सकते हो। एक तो वो था जिसमें बाहर एक छोटा सा रिसेप्शन सॉर्ट ऑफ कमरा था और उसके साथ पीछे एक थोड़ा सा मुलाकाती रूम, जैसा आम तौर पे हम अपने हिंदुस्तान में बड़े जो सरकारी मुलाजिम होते हैं, आईएएस आईपीएस लेवल के ऑफिसर, तो मैंने उनके भी घर देखे हैं बहुत सारे, ख़ास तौर पे रूरल एरियाज़ में। मुंबई में तो बड़ा घर मिलता ही नहीं है, हर आदमी फ्लैट में रहता है। इवन डीजी, पुलिस कमिश्नर, डीजीपी जो होते हैं वो सब फ्लैट्स में ही रहते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स में जो एक कोठी उनको मिली होती है, जिसको कोठी कहते हैं, बंगलो कहते हैं, उस बंगलो में लेफ़्ट राइट में या कहीं भी एक छोटा सा उनका जिसको रेसिडेंशियल ऑफिस कहते हैं वो होता था, जहाँ पे एक उनका टेलीफोन ऑपरेटर किस्म का आदमी बैठता था, छोटा सा कमरा हुआ करता था। तो उसके साथ एक छोटा सा उसके लग के एक वर्किंग टेबल किस्म का एक ऑफिस हुआ करता है, जिसमें साहब खुद आके बैठ के कुछ इमरजेंसी में जो काम करने पड़ते हैं, सरकारी काम, या कोई विजिटर्स आ गए जिनका फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, काम के सिलसिले में मिलने आए हुए विजिटर, वो छोटे से कमरे में बैठा के साहब लोग बात करते हैं। कुछ इसी किस्म का जो नक्शा था, जो बनावट थी, वो वाइट हाउस में थी। अब पहले मैं आपको बता दूं कि वाइट हाउस के पीछे की बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली दाऊद को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है। वाइट कपड़े उसको बहुत सूट करते थे और उसका जो सिगरेट पीता था कार्टियर की, वो भी पूरी वाइट होती थी और उसका जो बट होता था वो भी वाइट हुआ करता था। बाद में आजकल जो कोई सिगरेट चली, बाद में आई कुछ जिनको कोई पता नहीं सॉफ्ट सिगरेट कह देते हैं या लाइट कह देते हैं, वो पूरी की पूरी बट से लेके वो वाइट होती हैं। लेकिन उस ज़माने में जो कार्टियर की सिगरेट कहते हैं कि बहुत महंगी हुआ करती थी, उसका पैकेट भी वाइट कलर का होता था और सिगरेट का पूरा रंग बट से नीचे तक वो सब जो है वो वाइट होता था। और वाइट कलर का ही कार्टियर का लाइटर दाऊद हमेशा अपने पास रखता था। और उसका जो ओवरऑल जो ड्रेसअप करने का तरीका था, उसमें भी वाइट को तरजीह दी जाती थी। उसके ऑफिस में ख़ास तौर पे पार्टीज़ में जाना है तो कलरफुल कपड़े पहनो, किसी बिजनेस मीटिंग में जाना है तो 3 पीस सूट भी पहन के जाता था। लेकिन नॉर्मली ऑफिस में और यारों दोस्तों को मिलने, जहाँ पे इनफॉर्मली कहीं जाना है, जहाँ कोई और बंदिश नहीं है, कोई ड्रेस की रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, तो ज़्यादातर दाऊद वाइट कपड़ों में ही देखा जाता था। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती,
लेकिन वाइट रंग से और वाइट शब्द से दाऊद का कोई गहरा लगाव रहा है। ये मैंने नोट किया, महसूस किया इतनी बार मुलाकातें करने के बाद। जो गाड़ी थी उनकी अपनी रोल्स रॉयस आरआर जिसको कहते थे, वो भी वाइट कलर की थी। तो कुछ ना कुछ कहीं हर आदमी की अपनी एक पसंदीदा रंग होते हैं जो अच्छे लगते हैं। जैसे मेरा पसंदीदा रंग जो है वो लाइट ब्लू कलर का है। आजकल तो नहीं मौका मिलता पहनने का, घर पे बैठे हैं, रिटायरमेंट लाइफ है। लेकिन जब मैं काम पे जाता था तो लाइट ब्लू कलर की शर्ट और डार्क ब्लू कलर की पैंट, ये मेरे पसंदीदा कलर हुआ करते थे। उसमें कोई थोड़ा सा इंग्लैंड का असर भी था, इंग्लैंड का, जहाँ पे लाइट ब्लू कलर और डार्क ब्लू कलर का एक ज़माने में क्रेज़ हुआ करता था। जिस ज़माने में मैं साल में 3-3 4-4 बार इंग्लैंड जाया करता था, उसी तरह से दाऊद के ऊपर भी थोड़ा सा इंग्लैंड में रह के उनका अपना घर था, उसका दाऊद लंदन में दाऊद का स्विस कॉटेजेस एरिया में, उसमें जो स्विस कॉटेजेस एरिया में घर था वो भी कहते हैं कि उसका नाम भी वाइट हाउस कहा जाता था। हालांकि ना दुबई वाले घर पे ना लंदन वाले घर पे कहीं भी बाहर लिखा हुआ नहीं है कि ये वाइट हाउस है। जहाँ इस बंगले का नाम वाइट हाउस है, जहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो वाइट हाउस के नाम से की गई है, तो इस किस्म का कोई ऑफिशियली वाइट हाउस नाम की कोई एंटिटी नहीं थी। हुआ कुछ ऐसे कि जैसे दुबई में जाने के बाद 84-85 में दाऊद ने अपना काम धंधा शुरू किया तो एक छोटा सा बंगला लिया। और बंगला लेने के पीछे भी एक कारण था, क्योंकि दाऊद हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहा है, अपनी बीवी बच्चों के साथ और उनके जो केयर टेकर थे उनके साथ, और अपने जो सके करीबी रिश्तेदार थे उनको अपने घर में रखता था, ना कि किसी होटल्स में जा इधर उधर बुक करा के रखना या किराए की जगह पे रखना। तो एज अ टिपिकली एक जो अंडरवर्ल्ड में नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है, जहाँ पे जो बड़े सरगना हैं वो अपनी फैमिली के साथ जहाँ भी रहें, फैमिली बीवी बच्चे रिश्तेदार साथ में रहें, ऐसा बहुत सरगनाओं के साथ कम होता है। लेकिन दाऊद शुरू से ही, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, उसने अपनी फैमिली हमेशा अपने साथ रखी है। और मैंने बाकी लोगों को भी जानता हूँ, लेकिन कभी किसी को मैंने देखा नहीं कोई अंडरवर्ल्ड का सरगना अपनी बीवी बच्चों के साथ यूरोप की सैर पे जाए, पेरिस जाए, स्कॉटलैंड जाए या और मोंटे कार्लो जाए या और कंट्रीज़ में अपने बच्चों और फैमिली के साथ एज अ टूरिस्ट कहो या एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, वो आदमी अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज़ मनाने जाया करता था। ये मैंने देखा है। एक एपिसोड में मैंने क्या जिक्र भी किया है, वो पूरा किस्सा बर्मिंघम का एल्टन टावर का मैंने आपको सुनाया। तो वहाँ पे भी उसकी मैंने देखा है कि एक फैसिनेशन विद कलर वाइट वो दाऊद में बहुत थी। मुझे याद है एक बार मैं दुबई के ऑफिस में कुछ पठानी सूट्स वगैरह और पैंट शर्ट्स कुछ वाइट कलर की काफ़ी सारी दाऊद ने ऑर्डर की थी, और वो ऑर्डर जो था वो मुंबई से गया था। मुंबई में एक टेलर की दुकान थी बैंड्रा में, उसका नाम शायद वाटरफील्ड रोड, अगर मैं करेक्ट हूँ तो। बैंड्रा में पैम्पोश होटल से अंदर से एक रोड जाती है जो सीधी बैंड्रा अल्मेडा पार्क की तरफ जाके निकलती है। शायद उस कॉर्नर पे राइट साइड में एक ज़माने में मोती महल रेस्टोरेंट भी हुआ करता था, और उसके मोती महल के ऑपोजिट वाली जो साइड थी उस सड़क की, उसके थोड़ा पहले टुवर्ड्स बैंड्रा, वहाँ पे एक बड़े साहब करके टेलर हुआ करता था ग्राउंड फ्लोर पे। मुझे पहले मालूम नहीं था। जब दुबई में मैंने उसको पर्ल सेंटर में देखा दाऊद के ऑफिस में,
तो वो शख्स काफ़ी सारे कपड़े सिल के यहाँ से दुबई लेके गया था दाऊद के लिए, और दाऊद ने वो अपने तरीके से देख के किसी को छोटा करना है, बड़ा करना है, टाइट करना है, लूज़ करना है, इस किस्म की इंस्ट्रक्शन उस आदमी को दी। और वो आदमी वो कपड़े लेके मैंने जब इंक्वायरी किया बाद में, जब मैं बॉम्बे वापस आया तो मैं बड़े तरीके से वो बड़ा साहब के मालिक को मिलने गया। उसको मैंने याद दिलवाया कि मैं आपको दुबई में इस ऑफिस में मिला था। तो उसने काफ़ी मेरी आओ वक्त की, बेचारे ने पत्रकार भी था, कुछ मेरा पढ़ता भी था, नाम भी सुना हुआ था। तो उसने मुझे बताया कि दाऊद को देख के उसके ऑफिस में कुछ और लोगों ने भी हमें कपड़ों का ऑर्डर देना शुरू किया है, जिनमें छोटा राजन भी एक था। अनीस वहाँ से कपड़े सिलवाने लगा। कुछ और लोग जो उस ऑफिस में थे उन्होंने भी कुछ इस किस्म के ऑर्डर्स, और जो दाऊद के कुछ शेख किस्म के जो लोग थे दुबई के ओरिजिनल रेसिडेंट, जो उसके शायद बिजनेस पार्टनर भी थे, क्योंकि दुबई में जब आपको बिजनेस करना है तो एक लोकल पार्टनर आपको रखना पड़ता है, कुछ परसेंटेज होती है बिजनेस की, पता नहीं को होगा उनका सिस्टम। तो उस किस्म के लोगों को भी बड़ा साहब टेलर को काफ़ी ऑर्डर मिलने लगे। तो उसने भी मुझे कहा कि जो फर्स्ट चॉइस होती है दाऊद की वो वाइट कपड़ों की होती है। खैर, तो वो वहाँ से चलते चलते, जब जैसे कि मैंने कहा आपको कि हर शख्स जो अपनी फैमिली के साथ रहता है तो उसको अपनी फैमिली के साइज़ के मुताबिक अकोमोडेशन भी चाहिए होती है। तो मेरे दुबई में दाऊद की पहली मुलाकात के पहले मुझे नहीं मालूम, वो किसी और बंगले में रहता था और वो वाइट हाउस तभी नहीं था। तो उस बंगले के बाद जब कुछ बिजनेस सेट हुआ या ये पक्का इरादा कर लिया कि अब दुबई में ही रहना है, तभी ये बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह 93 वगैरह की कोई बात नहीं थी। जो पहले सिस्टम चलता था अंडरवर्ल्ड का, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो उसी तरीके से वो डी कंपनी, डी गैंग भी चलता था। तो उस समय पे इस शख्स ने सोचा कि अब फैमिली बड़ी हो रही है, मतलब बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो कुछ बड़ी जगह चाहिए। तो जो नया बंगला बनाया गया वो जुमेरा इलाका में बनाया गया। वो एरिया ऐसा था, जो मैं तो एक ही बार गया हूँ वहाँ पे, बराबर मुझे ज़्यादा उसके बारे में रास्ता वास्ता नहीं पता है, क्योंकि गाड़ी आई थी मुझे ले गई, बाद में छोड़ गई। तो लेकिन मुझे इतना याद है कि वो एरिया कुछ इस किस्म का था जिस किस्म का हमारा मुंबई में जुहू का एरिया है। एक तरफ बीच है, लेकिन बहुत सारे जो बेंगलोज हैं, जहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वो समुंदर के थोड़ा दूर तो हैं, लेकिन एरिया जुहू ही पड़ता है। तो जुहू अपने लेवल पे समुंदर के किनारे के लिए मशहूर है। एक पूरी रो जो है वो बेंगलोज की, जिसमें बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बेंगलोज, 5 स्टार होटल, 3 स्टार 4 स्टार होटल, तो उसके साथ में जो एरिया लगता है वहाँ पे भी इक्वली बिग स्टार्स के बेंगलोज है। जैसे अमिताभ बच्चन हुआ, धर्मेंद्र हुआ, अजय देवगन हुआ, पुराने ज़माने में ओम प्रकाश थे। तो इस किस्म के लोगों के बंगले भले ही समुंदर के किनारे ना हों, लेकिन उस एरिया में है जहाँ से समुंदर चंद कदमों की दूरी पे है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसी तरह अभी तो लोग कहते हैं कि दुबई बहुत बदल गया, लेकिन उस समय जो जो मेरा इलाका था वो जुहू, मुझे हमें उसने जुहू बीच की या जुहू एरिया की याद दिलवाई जब मैं उस दिन पहली बार उस वाइट हाउस में गया। अब वाइट हाउस का नाम कैसे पड़ा, ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। पुराने बंगले में से जब नया बंगला बन के तैयार हुआ तो वो पूरा वाइट कलर का बना, मार्बल वाइट कलर का लगाया, जब बाहर पेंटिंग जो थी, कलर बाहर किया गया, पेंट किया गया वो वाइट कलर का। तो पूरा वो थोड़ा बाकी वहाँ पे नॉर्मली उस ज़माने में जो एग्जिस्टिंग बेंगलुरु थे लोकल अरब लोगों के या और अमीर लोगों के, बाहर के कहीं के भी, वो थोड़ा सा वो लोग मड कलर इस्तेमाल करते हैं।
क्योंकि उस ज़माने में रेत बहुत उड़ती थी, पोल्यूशन भी थी हवा में रेते की, सैंड स्टॉर्म्स आते थे। और इसके चलते हुए वो लोग एकदम वाइट कलर बगले का नहीं रखते थे कि कुछ दिनों के बाद वो शायद इतना सफ़ेद ना नज़र आए जितना वो चाहते थे कि वाइट कलर हो। लेकिन दाऊद ने इस किस्म का वो बेंगलो बनाया जो स्टैंड आउट होता था बाकी बेंगलोज के सामने, और कहते हैं साइज़ में भी बड़ा बनाया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उसका नाम जब वाइट कलर का बेंगलो बन गया तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि ऐसे बैठे बैठे एक कोई अब्दुल्ला करके कुछ शख्स था जो लोकल अरब था और दाऊद का दोस्त था। उसका कोई बिजनेस डीलिंग शायद होगी ऑफिशियली जो होती है, जो वाइट के जो धंधे चलते हैं, बिजनेस चलते हैं, कंपनियां खोली हुई थी। उनमें से एक कंपनी का प्रेसिडेंट जो था वो दाऊद था, एक दूसरी कंपनी का शायद दाऊद चेयरमैन था। तो बहुत से लोग जिनका हिंदुस्तान के अंडरवर्ल्ड से या इंडिया के क्राइम से कोई लेना देना नहीं था, वो दाऊद के जब बिज़नेस के सिलसिले में आते थे अपने, तो वो मिस्टर प्रेसिडेंट या मिस्टर चेयरमैन कह के, जैसा कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में रिवाज होता है, जैसे टाटा को चेयरमैन टाटा कहते हैं, इस तरह से वो चेयरमैन कहना जब प्रेसिडेंट कहना। तो वो जो अब्दुल्ला नाम का शख्स था उसने लाइट हार्टेडली कह दिया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका जो नया बंगला जो आपने बनाया है उसका नाम वाइट हाउस रख दो, द प्रेसिडेंट स्टे इन अ वाइट हाउस। तो कुछ लोग और भी बैठे थे वहाँ पे, तो एक ऐसे ही ताड़ियाँ लगा के या एक जैसे मॉनिकर रख देते हैं, एक अनरिटन तरीके से फैसला ले लिया गया कि उस नए घर को, नए बंगले को जो दाऊद ने नया बनाया है उसको वाइट हाउस कहा जाएगा। तो उस दिन से आहिस्ता आहिस्ता करते ओवर द ईयर्स, मंथ्स, महीनों के बाद, साल के बाद, वो जो वाइट हाउस का जो मॉनिकर था वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और सब लोग बजाय इसके कि दाऊद के बंगले पे जाना है या जुमेरा जाना है, बंगला नंबर 317 या इस किस्म की बात करने से सीधा बोल देते थे कि वाइट हाउस जा रहे हैं। तो मेरा जो पहली जो विजिट थी वाइट हाउस में उन्हीं दिनों में हुई जब वाइट हाउस बन चुका था। जैसे मैंने बताया एक छोटा सा ऑफिस था, उसके अंदर एक मीटिंग रूम, छोटा सिटिंग रूम था, उसके पीछे बहुत बड़ा हॉल था एक, और वो हॉल में एक तरफ सोफ़ा सेट वगैरह लगा हुआ, और जो चीज़ स्टैंड आउट होके आती थी वो थी एक एक्सक्लूसिव, बहुत एलिजेंटली बिल्ट एक पूल टेबल था। जैसे आपको मालूम है कि पूल क्लब्स भी होते हैं, इंग्लैंड में भी मैंने देखा है, जो पैसे वाला आदमी हो जाता है थोड़ा, जब अपना नया घर बनाता है अपनी मर्ज़ी का, तो उसमें वो एक ड्राइंग रूम में पूल टेबल ज़रूर रखता है। तो उसी तरह से वो जो घर के अंदर की जो पूरी बनावट थी वो काफ़ी सारी इंग्लैंड के बड़े घरों जैसी थी। उसी किस्म के कारपेट, उसी किस्म की डबल खिड़कियाँ, साउंड प्रूफ खिड़कियाँ, डबल पर्दे, अंदर जाली वाला, बाहर दूसरा। तो ले दे के पूरा जो एक जो घर बनाने का, सजाने का तरीका जो था वो इंग्लैंड के जो पॉश घर होते हैं, इंग्लैंड में भी लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास है, लेकिन वो जो अपर क्लास लोगों के घर होते हैं जिनकी अच्छी खासी आमदन होती है जिन लोगों की, उनके जैसे बढ़िया जो घर बनाए होते हैं, उस किस्म का मुझे वो माहौल वाइट हाउस में मिला। ख़ास तौर पे वो पूल टेबल जो था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्मली घरों में पूल टेबल नहीं होता है। दाऊद को पूल खेलने का शौक़ था, ये मुझे पहली बार मालूम पड़ा जब मैं वाइट हाउस में गया। तो मुझे तो बुलाया इसलिए गया था कि आप आए, उस दिन को छुट्टी का दिन था, शायद फ्राइडे को वहाँ पे छुट्टी रहती है, तो फ्राइडे को ऑफिस बंद रहने की वजह से कोई ज़रूरी काम थे, इसलिए दाऊद ने कुछ लोगों को वाइट हाउस पे बुला लिया था। मेरी जब सुबह बात हुई तो उन्होंने कहा कि बम्बई से कुछ दोस्त आए हुए हैं जो आपको भी जानते हैं, तो आप वहाँ पे बेंगलोर पे आप आ जाइए, उनसे मुलाकात करेंगे। तो जब मैं गया तो
जो बाहर वाला ऑफिस था, उसके अंदर जो ऑफिस था वहीं से रास्ता वहीं से जाता था। तो वहाँ पे कुछ बम्बई के 10-12 लोग वहाँ पे बैठे थे। उनमें से 3-4 को मैं जानता था, मैं नाम नहीं लूँगा, बिजनेसमैन लोग हैं। कुछ बात ऐसी चल रही, उसमें मोहम्मद डोसा और मुस्तफ़ा मजनू ये भी थे, दोनों भाई। मुस्तफ़ा मजनू की तो बॉम्ब ब्लास्ट केस में जब आर्थर रोड जेल में 6 साल वो रहा, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। और मोहम्मद डोसा जो है वो वापस ब्लास्ट के बाद हिंदुस्तान नहीं आया, आज भी वो पाकिस्तान में कहीं सेटल्ड है। तो ये दोनों भाई वहाँ पे बैठे थे उस ऑफिस के पीछे वाले छोटे कमरे में। और दूसरी जो 4-5 लोग थे वो ऐसे लोग थे जो एक किसी बंगले में किराएदार थे। एक उनमें से शायद बंगले का मालिक भी था और बाकी किराएदार थे। और मुस्तफ़ा मजनू और मोहम्मद डोसा ने वो बंगला खरीदने का प्लान बनाया हुआ था। कुछ किराएदार लोगों को जिनके पास वो पगड़ी सिस्टम के हिसाब से लीगल राइट था रहने का, जिनको कानूनी तौर से खाली नहीं करवाया जा सकता था, उन लोगों के साथ सेटलमेंट करके मुस्तफ़ा मजनू और मोहम्मद डोसा ने कुछ पैसे दे के सेटलमेंट कर ली थी। लेकिन 2 लोग उनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें एक शायद मालिक भी था, जिसका ये कहना था कि मुझे ये दोनों भाई जो हैं बराबर पैसा नहीं दे रहे हैं। और एक किराएदार ऐसा था जिसके पास शायद कोई बड़ा एरिया था, वो ज़्यादा पैसे मांग रहा था जितने उसको दोनों भाई मुस्तफ़ा और मोहम्मद उसको देने को तैयार थे। तो वो मसला दाऊद के पास पहुंचा हुआ था। वो जो बिजनेसमैन थे दो, उनको मैं जानता था। उसके वो काफ़ी देर उनकी बहस होती रही। तो दाऊद को लगा कि मैं और एक दो लोग और थे जो जिनका उस लेन देन में कोई लेना देना नहीं था, तो हमें वहाँ से उठा के अंदर वाले बड़े कमरे में दाऊद ले गए वहाँ पे। और वो सोफ़ा जो था वहाँ पे हमें बैठा के चाय वाय का ऑर्डर दे के ये वापस फिर मीटिंग में गया। काफ़ी देर के बाद वो मीटिंग ख़त्म हुई, पता नहीं क्या हुआ, क्या फैसला हुआ। लेकिन पहली बार मैंने बहुत सालों के बाद जब बहुत पहले जब मनीष मार्केट में इनकी दुकानें हुआ करती थी दोनों भाइयों की, जहाँ पे ग्रे मार्केट में स्मगलिंग का सामान बेचा जाता था, तब कभी मैं इनको मिला था। उसके बाद इतने बड़े आदमी बनने के बाद इनके साथ दूसरी मीटिंग मेरी उस वाइट हाउस में हुई जो दाऊद का घर था। तो उस बड़े कमरे में वो जो पूल टेबल और सोफ़ा और पीछे कुछ और इस किस्म का वो मैंने देखा। मीटिंग के बाद हमारी कुछ बातचीत हुई और मैं वापस अपने होटल में आया। तो इस तरह से उस घर का नाम जो सफ़ेद रंग का बनाया गया था, दोस्तों की मेहरबानी से उसका नाम वाइट हाउस पड़ गया। और मुस्तफ़ा डोसा और मोहम्मद डोसा की जो बात चली है, उससे मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आया जो कल मैं आपको सुनाऊंगा कि आर्थर रोड जेल में 6 साल के दौरान मुस्तफ़ा मजनू की हुकूमत कैसे चलती थी। जेलों में पैसे के बल पे आप क्या नहीं खरीद सकते जेल के अंदर, वो किस्सा मैं आप कल को सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप कीजिए इंतज़ार। और आज के दिन इतना ही काफ़ी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।